बहुत से लोग समझते हैं कि पाकिस्तान से बाहर रहने वालों की ज़िंदगी ना सिर्फ बहुत ही आसान और पुरआसाइश है बल्कि बहुत ही मज़े की भी है। मतलब लोशे लगे हुए हैं, ऐश हो रही है। मैंने एक रियल पर्सपेक्टिव लेने के लिए बाहर मौजूद कुछ फैमिलीज़ से उनकी राय ली। उनमें से कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ से रैंडमली मुलाकात हुई तो उनसे बातचीत हुई। तो उनके नज़रियात से मैं आपको पाकिस्तान से बाहर रहने वाली फैमिलीज़ के 10 खौफ बताता हूँ जो उनको होते हैं। और ये खौफ लोगों को होते हैं रिगार्डलेस वो दुनिया में कहीं भी हैं, जब तक वो पाकिस्तान से बाहर हैं, फिर चाहे वो अरब इमारात या सऊदी अरब में ही क्यों ना हो, वहाँ भी इनमें से कुछ खौफ उनको लाहक रहते हैं। 10 जो खौफ मैं आपको बताऊंगा, सुनकर आप बताइएगा इनमें से सबसे खौफनाक बात कौन सी है। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। ये उसी सीरीज की सिलसिले की एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि आपसे मेरी कोशिश होगी कि हर वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश की जाए, या तो लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए या अच्छी बातों की तरगीब दी जाए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि अच्छी बातों की तलकीन करो और जो मुसीबत आए उस पर सब्र करो। आपसे ये गुजारिश है कि सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, पहला खौफ जो बहुत लोगों को लाहक होता है वो ये होता है कि उनके बूढ़े माँ बाप जिनको वो पीछे छोड़कर आए हैं पाकिस्तान में, उनमें से किसी की वफात ना हो जाए। उनको ये डर रहता है कि उनके वापस पाकिस्तान पहुंचने से पहले खुदा न खास्ता किसी का वक्त पूरा ना हो जाए, और ऐसा ना हो कि किसी की वफात अगर हो जाए तो वो आखिरी दीदार भी ना कर सके, आखिरी दफा उनका चेहरा भी ना देख सके। ये पहला खौफ होता है जो बहुत लोगों को होता है। ये खौफ तो उन लोगों को होता है जो अपने खाली माँ बाप को छोड़कर आए होते हैं लेकिन उनकी बीवी और बच्चे उनके साथ होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परदेश में सिर्फ अकेले होते हैं और उनकी बीवी और बच्चे तक बैक होम होते हैं। और ये जो दूसरा खौफ मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये उन लोगों के लिए भी रेलेवेंट है जो अरब इमारात या सऊदी अरब होते हैं। उनको ये खौफ होता है कि कहीं उनकी गैर मौजूदगी की वजह से उनकी बीवी स्ट्रेस में ना आ जाए, या वो बेरारवी का शिकार ना हो जाए, या अगर वो बाहर के मुल्क में अपना दौरानिया पूरा करके जब वापस बैक होम जाएंगे तो ऐसा ना हो कि उनकी फैमिली, उनके बड़े हुए बच्चे उनको एक्सेप्ट ही ना करें। क्योंकि जब सारी उम्र एक बंदे के बगैर गुजारने की आदत पड़ जाती है, शुरू में तो मुश्किल होता है, दिल करता है कि काश बाप या शोहर भी साथ होता। लेकिन 20 साल बाद जब वही शोहर बूढ़ा हुआ या वही बाप बूढ़ा हुआ जब वापस आकर उस फैमिली में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, तो उसका स्पॉट बहुत पहले से फिल हो चुका होता है, उसकी जगह ही नहीं रहती। बच्चों को पसंद नहीं आता कि कोई आकर सडनली उनके ऊपर कदगने लगाए, उनको सही और गलत में फर्क सिखाए, उनको बताए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बीवी भी बहुत हद तक शौहर के बगैर ही रहने की आदी हो चुकी होती है, तो लोगों को ये खदशा होता है कि कहीं हमारे घर वाले इतने पक्के ना हो जाए कि हमारी हैसियत एक ATM मशीन से ज्यादा की कुछ ना रह जाए। इसके साथ साथ लोगों को ये भी खदशा होता है कि जब वो साल 2-2 साल, यहाँ तक कि 5-6 साल तक भी घर वापस नहीं जाते, तो उनकी बीवियां जिनको वो पीछे छोड़कर गए हुए होते हैं, हो सकता है उन्हें कोई तंग करता हो सकता है उनका अपना ही दिल किसी की तरफ माइल हो जाए। इंसान है और हर डायरेक्शन में इंसान के ख्यालात जाते हैं। इंसान है, उसकी जरूरियात है, उनसे आंखें नहीं मींची जा सकती। यही वजह है कि मेरी तो ये राय है कि इंसान जहां हो वहीं अपनी फैमिली को रखे। अगर नहीं बाहर रख सकता तो ये जो 5, 10, 20 साल बाहर गुजारने वाली बात है, ये गलत है। ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल गुजार कर कुछ पैसे कमा कर वापस मुल्क में जाएं और अपनी फैमिली के साथ रहें, नहीं तो अपनी फैमिली को बाहर अपने पास बुलाएं। तीसरा खौफ जो लोगों को होता है वो ये होता है कि जब उन्होंने मॉर्गेज पर घर उठा लिए होते हैं तो उस घर में रहने का मजा लेने से ज्यादा उनको ये फिक्र लगी रहती है कि कहीं कोई ऐसे हालात ना हो जाए कि हम इस घर की मॉर्गेज देने के काबिल ना रहें। खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, जॉब चली जाए, जिंदगी का और वक्त और हालात का तो कुछ पता नहीं होता, किस तरह पैंतरा बदल सकते हैं।
तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी लाचारगी बेचारगी ना हो जाए कि घर की मॉर्गेज की किस्तें भी देने के लायक ना रहें, और ऐसा होने की वजह से जो किस्तें दी हुई हैं वो भी जाती रहे और घर नीलाम हो जाए और उनको अपनी असल इन्वेस्टमेंट से भी हाथ धोना पड़े और घर से भी बेघर हो जाए। ये होती है उन लोगों की टेंशन जिन्होंने मॉर्गेज पर बड़े बड़े घर लिए होते हैं। चौथा खदशा जो लोगों को होता है वो ये होता है कि कहीं हमारी औलाद बेदीन ना हो जाए, क्योंकि माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। हमें अपने मशरकी सकाफत का, रिवायात का ख्याल और पासदारी इस वजह से है क्योंकि हमें उस माहौल में पाला और बड़ा किया गया। हमें पता है कि क्या इम्पोर्टेंस है इखलाक से बात करने की, ईद की, नमाज की, कुरान की, और हर रिश्ता क्या होता है, हर रिश्ते का क्या तकद्दुस होता है, क्या जगह होती है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन अगर एक बच्चे को एक ऐसे माहौल में पाला जाए जहां उसका तारुफ ही ना हो किसी भी रिश्ते से, ना किसी चचा से, ना फूफी से, ना किसी खाला से, ना मामू से, ना किसी नानी से, दादी दादा, कोई भी हो ही नहीं, तो बच्चे इस एहसास के बगैर ही बड़े होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि ये रिश्ते क्या होते हैं, इनकी अहमियत क्या होती है। वो इसी तरह से जिस तरह बाहर के ममालिक में नाम लेकर उम्र का ख्याल किए बगैर बात करते हैं, इसी तरह से अपने बड़ों को मुखातिब करेंगे। जैसे अगर किसी का दादा भी होगा, अगर उसका नाम अब्दुल राफे है तो वो अपने दादा को अब्दुल राफे बोलेगा रादर देन दादा कहने के, अनलेस कि उसको समझाया सिखाया जाए। बिकॉज बाहर के ममालिक में ये कल्चर है कि आपका जितना भी उम्र का फ़र्क है अगले को नाम से बुलाओ। अगर कोई मेरी माँ की उम्र की औरत भी यहाँ गुजर रही है, उसका नाम है सिल्विया, तो मैं उसको सिल्विया कहकर बुलाऊंगा। अगर मैं उसको इसके अलावा किसी लक़ब से मुखातिब करूंगा, हो सकता है वो माइंड कर जाए कि क्या मैं इतनी बड़ी दिखती हूँ कि इसने मुझे मैडम बोल दिया, या इसने मुझे माँ बोल दिया, या खाला बोल दिया। अब जैसे पाकिस्तान में बच्चे बड़े होते हैं ना, तो पाकिस्तान इज़ प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम कंट्री, तो सब एक ही जैसे हैं, एक ही मज़हब से हैं, तो एक ही जैसा कल्चर है। पाकिस्तान से बाहर लोग आते हैं तो बच्चे देखते हैं कि ये सब लोग हमारे ही जैसे हैं, हमारी ही तरह के दिखते हैं, तो रिलीजन इतना बड़ा फैक्टर क्यों है? तो उसकी वो अहमियत उनके अंदर नहीं होती जो पाकिस्तान में पाले हुए बच्चों के अंदर होती है। इस वजह से वो बड़े होकर भी खुद मुख्तार होकर बहुत ही आज़ादाना फ़ैसले कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। अपनी लाइफ चॉइसेस उनकी ऐसी हो सकती हैं जो उनके मज़हब से, दीन से बिल्कुल मुताबिकत ना रखती हों, बल्कि उसके मुखालिफ हो। चाहे फिर वो उनके स्पाउस के सिलेक्शन की बात हो, चाहे वो दीन पर रहने ही की बात हो। सिर्फ नाम की हद तक मुसलमान रह जाते हैं और उनका प्रैक्टिकली दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता, और उनकी अगली नस्ल तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो चुकी होती है। तो ये बहुत लोगों का खौफ होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ बिलाल की वाइफ है ना, और यहाँ पे जो बिलाल ने मुझे बताया है उसमें पांचवा खौफ ये होता है, स्पेशली अगर आप एज अ वुमन पूछें किसी भी बाहर, जैसे हम लोग कहते हैं परदेसियों से, वो ये है कि आपको कुछ भी हो जाए तो उस वक्त आपके पास कोई भी नहीं होता। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का पाँव फ्रैक्चर हो जाए, जब तक आप उस चीज़ में पड़ते नहीं हो आपको पता नहीं चल रहा होता कि वो बंदा कितनी चीज़ें हैंडल कर रहा था। तो अगर खुदा न खास्ता बिलाल को कोई एक्सीडेंट वगैरह, मतलब आप वो बंदा तो पेशेंट तो हॉस्पिटल में होता है, लेकिन उसके बाद उसकी जो सारी चीज़ें हैं, इंश्योरेंसेस को हैंडल करना, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब इवन ड्राइविंग बाहर के मुल्क में आपको इंडिपेंडेंट होना लाजमी है, किसी पे भी रिलाई नहीं कर सकते, और यहाँ पे कोई है भी नहीं आपका जिसके ऊपर आप हो कि आपको वो किसी भी वक्त आपको लेके जा सकता है, या कोई भी आपकी इमरजेंसी में आपका काम आ सकता है। आप एक दोनों ही है एक दूसरे के लिए, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है अगर आपके ऊपर कोई इस तरीके से कोई क्राइसिस आ जाता है अचानक, तो कोई इमोशनल सपोर्ट की, खुशी में कोई साथ दे ना दे, लेकिन मुश्किल वक्त में कभी कोई जो साथ दे देता है ना, उसको सारी ज़िंदगी बंदा याद रखता है। लेकिन बाहर के इन मुल्कों में लोग पर आवर के हिसाब से आपको मिल रही होती है सैलरी, तो हर कोई इतना बिजी होता है अपनी लाइफ में कि वो कोई भी किसी के लिए चाह कर भी इतना टाइम नहीं निकाल सकता। यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम यूके हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, हर जगह का हेल्थ केयर सिस्टम आप लोगों को तो पता ही है। कनाडा में फ्री होने के भी बावजूद काफ़ी वेट टाइम है, हॉस्पिटल जाना पड़े जिनका यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो मेरा 2-3 दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ हॉस्पिटल जाने का अपने लिए,
اور اس پہ یہی تھا کہ بچے دونوں ڈپینڈنٹ تھے بلال پہ. اور زوہا تو اسکول چلی جاتی ہے, مطلب بلال کو ابھی تک اتنا نہیں, بلال کو اتنا آئیڈیا کہ زوہا کے اسکول کے ٹائمنگز کیا ہے, زوہا کا بس اسٹاپ کہاں سے پک اپ ہے, کہاں سے چھوڑنا ہے, کتنے بجے ہے, کیا مارجن رکھنا ہے, بس کیونکہ وہ اوبویسلی وہ پورا دن باہر ہوتے ہیں, آفس میں ہوتے ہیں, ان کو نہیں آئیڈیا. لیکن ہم لوگ جو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ گھر پہ عورت کیا کیا سسٹم, کیا کیا چیزیں سنبھال رہی ہوتی ہے, کس چیز کی ضرورت ہے, کیا کیا کر رہی ہوتی ہے, کس بچے کو بخار ہو اس میں اس کو کیا دوائی دینی چاہیے, مطلب یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس وقت ایک دن کے لیے میں نہیں تھی گھر پہ, تو بلال کو ریئلائز ہوا کہ یہاں پہ کوئی نانی دادی نہیں ہے جن کے گھر آپ بچے چھوڑ دو کہ وہ دیکھ لیں گے, لیکن یہاں پہ جو ہے نا آپ کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا اور آپ ہی ہو ایک دوسرے کا سہارا. تو ہمیں ناگہانی آفتوں سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بچا کے رکھے, اور ناگہانی آفتوں سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. چھٹا خوف بڑی ہی مختلف نوعیت کا ہے اور یہ بچوں سے متعلق ہے. یہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جن کے بچے کافی حساس ہیں, کیونکہ بچپن میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو اگر کوئی بڑا تھوڑا سا ڈانٹ دینا تو سم ٹائمز کچھ بچوں کے اندر ایک بغاوت کا جذبہ ہوتا ہے, ایک ماں باپ کو مزہ چکھانے کا جذبہ ہوتا ہے. بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ بچپن میں ایک دفعہ مجھے تھپڑ پڑا تھا اپنے ابو سے, تو میں سوچ رہا تھا کہ گھر چھوڑ دوں. حالانکہ اس وقت میں کافی چھوٹا تھا اور انہوں نے صحیح بات پر ہی تھپڑ مارا ہوگا اور مجھے پڑھنا بھی چاہیے تھا, اس سے کچھ سدھار ہی آیا ہوگا میرے اندر. لیکن اس وقت کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ بچہ یہ سوچتا ہے کہ یار کیا کروں میں بس نکل جاؤں, میں بس گھر سے ہی چلا جاؤں. تو سم ٹائمز اس قسم کے خیالات آتے ہیں, بچوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں. تو ماں باپ کو یہاں پر یہ خوف ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ جیسے بچوں کو, کیونکہ روک ٹوک تو کرنی ہی چاہیے, ورنہ تو بچوں کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے ایک وائلڈ بش ہے, اس کو اگر آپ ہر ڈائریکشن میں بڑھنے دیں گے تو وہ وائلڈ قسم کا ہوگا, بالکل بھی اچھا نہیں دکھے گا. تو اس کو آپ کو کاٹنا چھانٹنا پڑتا ہے, اس کو شیپ میں لانا پڑتا ہے. اسی طرح سے بچوں کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے, تو ہر چیز بچے اچھا نہیں کر رہے ہوتے, ماں باپ ان کو روکتے بھی ہیں, سم ٹائمز ٹوکتے بھی ہیں. تو یہ خوف ہوتا ہے کہ بچہ کوئی ایسی ویسی بات کسی کے سامنے نہ کر دے کہ جس سے یہ امپریشن پڑے اگلے کو unnecessarily, اور حالانکہ اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہ ہو, کہ بچے کے اوپر ظلم یا زیادتی ہوتی ہے. کیونکہ یہاں کے ممالک میں تو یہ نظام ہوتا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ بچوں کو بھی لے جاتے ہیں for their protection and their security. لیکن ہر چیز حق بجانب نہیں ہوتی, بہت سی جگہوں پر کہ things are misunderstood, اور وہ پھر سورٹ آؤٹ ہوتی ہے کہ اصل میں ماں باپ کا قصور تھا یا نہیں تھا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچے گھر سے باہر نہ چلے جائیں اکیلے, تو یہ بڑے خوف کی بات ہے. باہر خدا نخواستہ بچہ اگر آپ کا نکل جائے اور وہ ویسے ہی پکڑ لیا جائے, اس کے ساتھ کوئی ایڈلٹ نہیں ہے, یا بچہ اگر باہر نکل گیا اس کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, کیونکہ یہاں پر جیسا ہم نے بتایا کہ بہت لمیٹڈ فیملی ہوتی ہے, صرف ماں باپ خود ہی ہوتے ہیں. ماں باپ خود اتنے بزی ہوتے ہیں کہ سم ٹائمز تو دونوں اسپاؤز ہی ورکنگ اسپاؤزز ہوتے ہیں, دونوں ہی ورکنگ پارٹنرز ہوتے ہیں, جا کر باہر جابس کرتے ہیں, بچوں کے لیے چائلڈ کیئر سسٹم رکھا ہوتا ہے, اور پھر جب واپس آتے ہیں تو خود اتنے تھکے ہارے ہوتے ہیں, پھر گھر کے کام بھی انہوں نے خود ہی دیکھنے ہوتے ہیں کہ اٹ سم ٹائمز گیٹس ویری ڈیفیکلٹ پیرنٹس کے لیے کہ وہ بچوں کے اوپر اس قسم کی نظر رکھ سکیں جس طرح کی رکھنے کی ضرورت ہے. ایسے میں آپ کے 3-4 بچے ہیں, آپ خود کام میں پھنسے ہوئے ہیں, خدا نخواستہ کوئی ایک بچہ کھیلنے کے لیے یا آپ سے نظر چرا کر کہیں باہر نکل گیا دروازہ کھول کے اکیلا, اور وہ پکڑ لیا گیا کہ اس کے ساتھ کوئی ایڈلٹ نہیں ہے, تو پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہو سکتی ہے, بہت بڑی خوفناک مشکل ہو سکتی ہے. تو اس کا بہت خوف ہوتا ہے پیرنٹس کو. 7واں خوف لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں جو ان کا ذریعہ انکم ہے وہ نہ ختم ہو جائے, کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں عام طور پہ لوگ کمبائنڈ فیملی سسٹمز میں رہ رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کی جاب چلی بھی جاتی ہے تو کوئی سڑک پہ نہیں آ جاتا, وہ اپنے باپ کے گھر میں جیسے پہلے رہ رہا تھا اسی طرح سے پھر بھی رہ رہا ہوتا ہے, یا لوگوں نے اپنا گھر سم ٹائمز خریدا ہوتا ہے اور ساتھ میں جاب کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ موسٹ آف دا پیپل دیر جسٹ بائی آف دا ہوم, وہ ایسا ہی گھر لیتے ہیں اتنے جوگے وہ ہوتے ہیں, تو ایک دفعہ انہوں نے خرید لیا ہوتا ہے. اس طرح سے باہر کے ملکوں جیسا ٹرینڈ نہیں ہے کہ
लाइफ लॉन्ग मॉर्गेज में फंसे रहें। तो अगर जॉब चली भी जाती है तो उनके पास अपना घर होता है रहने के लिए, वो सड़क पर नहीं आ जाते। उसके अलावा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, लेकिन कभी भी बाहर के ममालिक में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके साथ कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। वहाँ पर आप बहुत तरह से अपने लिविंग स्टैंडर्ड पर कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं ताकि आपके खर्चे कम हो जाएं। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पर लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की इंश्योरेंस होना ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बाहर इसका तसव्वुर ही नहीं है कि इंश्योरेंस के बगैर आप गाड़ी चला लें। तो ये एक ऐसा खर्चा है जो आपको बियर करना ही करना है, चाहे आपकी जॉब रहे या ना रहे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बहुत सी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, जैसे आप गाड़ी की इंश्योरेंस अगर पहले आपने ली हुई थी तो वो इंश्योरेंस डिसकंटिन्यू कर दें, या इंश्योरेंस शुरू से आप करवाएं ही ना, या आप गाड़ी इवन बेच दें तो रक्शों पर, ऊबर पर, लिफ्ट पर, इस तरह की सर्विसेज पर, करीम पर आप गुजारा कर सकते हैं। मोटरसाइकिल पर आप गुजारा कर सकते हैं, वहाँ पर तो इतने सारे मोटरसाइकिल्स हैं। बाहर के मुल्क में मोटरसाइकिल रखना इसलिए फीजिबल नहीं है क्योंकि वेदर इतना एक्सट्रीम होता है, ख़ास तौर पे सर्दियों में, स्नो में मोटरसाइकिल चलाना आसान नहीं है। पाकिस्तान का जिस किस्म का वेदर है, आप ऑल राउंड द ईयर मोटरसाइकिल चला सकते हैं, तो वो आपका एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। आप मोटरसाइकिल नहीं चलाना चाहते, आप साइकिल तक पर आ सकते हैं। तो वहाँ की ट्रैफिक, वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि आप उसमें सरवाइव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जॉबलेस हो जाते हैं तो रूखी सूखी खा के जैसे तैसे भी अपने जो जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसमें आप गुजारा कर सकते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में अगर एक बार आपकी जॉब चली जाए तो आप आसमान से ज़मीन पर आ सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग यू डू इज़ टाइड टू योर जॉब। और हालात ऐसे हैं कि जॉब मिलना इतनी आसान भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल कैनेडियन एक्सपीरियंस भी है और आप लेड ऑफ हो जाते हैं तो नेक्स्ट डे ही आप कहीं रीहायर हो जाएंगे। इट टेक्स टाइम, देयर इज़ अ प्रोसेस, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अपने वक्त पर ही होते होते जॉब होती है, मिलते मिलते मिलती है। तो लोगों के लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग फिनोमिनन होता है अगर उनकी जॉब चली जाए। आठवां खौफ भी बड़ा यूनिक है, लेकिन इसका हकीकत से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। आठवां खौफ लोगों को ये होता है कि वो जिस रंग, नस्ल या दीन से ताल्लुक रखते हैं उसको लेकर सडनली कोई हंगामा ना क्रिएट हो जाए, कोई इस किस्म के सर्कमस्टांसेस ना हो जाए कि लोग जो एक सर्टेन एथनिसिटी से या एक सर्टेन बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं उनको लेकर कोई नेगेटिव जज्बात लोगों में उभर जाएं। क्योंकि ऑब्वियसली ये एक मिक्स्ड रेस, मिक्स्ड रिलीजन कल्चर होता है जब पाकिस्तान से बाहर आते हैं। तो यहाँ अगर कोई एक बंदा क्रिमिनल हरकत करता है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है बहुत से ग्रुप्स के साथ जो जो उसकी आइडेंटिटी में रिफ्लेक्ट करते हैं। चाहे फिर उसका रंग है तो इस रंग के लोग, वो जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, जहाँ से आया है, उस मुल्क के लोग प्रोमिनेंट हो जाते हैं। उसका जो मज़हब होता है, जिस दीन से वो ताल्लुक़ रखता है, वो दीन के लोग प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो अगर कोई एक बंदा कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर देता है तो उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है। तो लोगों को ये खौफ भी होता है कि हालात इतने खौफनाक ना हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है, इसका हकीकत से ताल्लुक है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इंसान सोचे कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स बहुत परवान चढ़ जाते हैं ऐसे मौक़ों पर लोगों में अगेंस्ट अ सर्टेन एथनिसिटी और कम्युनिटी और रेस और रिलीजन। इसी से जुड़ा हुआ है नवा खौफ, और नवा खौफ ये है कि खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी तरामीम ना हो जाए मुल्क के लॉ में या कानून में कि यहाँ तक के पासपोर्ट भी उनके पास हो, उसके बावजूद उनको मुल्क बदर कर दिया जाए। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कानून साजी कभी भी हो सकती है, हालात और वाक़यात बदल सकते हैं। तो लोग जो सिक्योर अपने आप को महसूस करते हैं कि अब हमारे पास पासपोर्ट आ गया है या हमारे यहाँ रहने का परमानेंट इंतज़ाम हो गया है, तो उनकी बेसिस हिल सकती है। 10वां खौफ ये होता है कि कहीं टीनेजर बच्चों को नशे की लत ना लग जाए। पहले तो मैंने आपके साथ सिर्फ दीन से बेरारवी की बात की ना, या इनडिफरेंस की बात की, मतलब कि लोग इतने इमोशनली नंब हो जाते हैं कि उनका इवन दीन से कोई ताल्लुक नहीं रहता। और एक और ये बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर है कि कुछ ममालिक हैं पाकिस्तान से बाहर जहां नारकोटिक्स भी अलाउड है। तो जैसे ही बच्चे 18 साल के होते हैं तो वो नशावर चीज़ें खरीद सकते हैं।
تو یہ ایک دفعہ نشے کی لت لگ جائے تو اسی گروپ کا بندہ ممبر بن جاتا ہے جو اس میں بہت ان ہوتے ہیں, اور بہت سے لوگ تو اچھی خاصی رسپیکٹیبل فیملی سے بلونگ کرنے کے باوجود سڑک پر آ جاتے ہیں, اور وہ بائی چوائس سڑک کے اوپر ہوتے ہیں کیونکہ وہیں پر ان کے وہ دوست یار بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ مل کر نشہ کرتے ہیں. تو ناظرین, یہ میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں 10 خوف گنوائے ہیں جو پاکستان سے باہر بسنے والی فیملیز کو ہوتے ہیں. آپ بتائیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوفناک خوف کون سا ہے؟ 1 سے 10 پر آپ اگر ان کو ریٹ کر سکیں تو اپنا اظہار خیال کریں کامنٹس سیکشن میں. اور اگر آپ ایسا کوئی بھی واقعہ جانتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ لوگوں کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا, نیچے کامنٹس میں فیل فری ٹو شیئر یور ایکسپیرینسز. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اگلی دفعہ تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.